डीजल के दाम में आज 18वें दिन इजाफे का सिलसिला जारी रहा। हालांकि 17 दिन की लगातार बढ़ोतरी के बाद आज पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े। आज सिर्फ डीजल के दामों में 48 पैसे का इजाफा हुआ। अब दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 79 रुपए 88 पैसे फी लीटर हो गई। इस इजाफे के साथ ही मुल्क की तारीख में पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। हालांकि डीजल अब भी कई शहरों में पेट्रोल के मुकाबले सस्ता है। दूसरे मुल्कों में अक्सर डीजल की कीमतें पेट्रोल से ज्यादा रखी जाती हैं। इसकी वजह यह है कि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो पेट्रोल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा ही होती है। लेकिन भारत में सरकारें अभी तक सब्सिडी और टैक्स के जरिए इसे सस्ता रखने की कोशिश करती रही हैं, क्योंकि ये खेती, ट्रांसपोर्ट, बिजली जैसे बेहद जरूरी कामों में इस्तेमाल किया जाता है, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। यूपीए सरकार में डीजल पर सब्सिडी का बोझ काफी ज्यादा हो गया था, जिसके बाद डीजल और पेट्रोल की कीमत में फर्क कम करने की बात की जाने लगी थी। तो मोदी सरकार ने पेट्रोल के मुकाबले डीजल पर ज्यादा टैक्स बढ़ाकर दोनों की कीमत बराबर कर दी है। अब ऐसे में तेल की कीमतें बढ़ने का चौतरफा असर होता है। इससे ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ जाएगी और महंगाई भी बढ़ेगी, तो जनता पर दोहरी मार पड़ेगी। एक तरफ ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा किराया देना पड़ेगा और महंगे सामान खरीदने पड़ेंगे। इसका ऑटो सेक्टर की बिक्री पर भी काफी गहरा असर पड़ेगा। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि लॉकडाउन में जब कारोबार ठप है, लोगों की रोजी रोटियां ठप हैं, तो तेल की कीमतों का बढ़ता बोझ जनता कैसे उठाएगी? कोरोना की वबा और चीन की दगाबाजी के बीच महंगाई से जो ये मार है, ये आवाम कैसे झेलेंगे? जब आलमी बाजार में, दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं, तो यहां क्यों बढ़ाई जा रही हैं? क्या लॉकडाउन में हुए घाटे की भरपाई तेल की कीमतों से करने का मंसूबा है? क्या तेल सरकार के रेवेन्यू के लिए दुधारू गाय है? आज का मुद्दा में आज बात इसी पर, लेकिन बढ़ती कीमतों पर बेहाल आवाम का क्या कहना है, वो पहले सुन लेते हैं। दिल्ली में डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 79 रुपये 76 पैसे है और डीजल की कीमत 79 रुपये 88 पैसे है। पहली बार हुआ है जब डीजल के दाम पेट्रोल के दामों से बढ़ा है और यहाँ पे 12 पैसे की ज़्यादा यहाँ पे बढ़त दिखाई दे रही है। और इससे सीधे तौर पे ये कहा जाए कि जो आम जनता है उसको काफ़ी डीजल के दामों की बढ़ोतरी की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। साथ ही साथ जो टैक्सी चलाने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट चलाने वाले हैं, किसान हैं, उनको खासी दिक्कतें होती हैं। ये बताइए, डीजल के दाम बढ़े, कुछ असर आप लोगों के ऊपर? जी सर, डीजल के दाम बढ़े हैं। डीजल पहले सस्ता था पेट्रोल से और अब महंगा हो गया है। डीजल की गाड़ी इसलिए ली गई थी कि डीजल के दाम सस्ते थे पेट्रोल से। पेट्रोल से सस्ते थे डीजल जी के सर, अब ये पेट्रोल से महंगा पहली बार हुआ है डीजल। पेट्रोल से पहली बार महंगा हुआ, तो आप लोगों को परेशानी होती है? जी सर, हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है और हमें दिक्कतें अब होगी। कंपनियां पैसे देती नहीं है उस हिसाब से, और सर ये काफ़ी महंगा हो चुका है। दिक्कतें तो होनी है, दिक्कतें यहाँ पे बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और ये सीधे तौर पे ये कहा जाए, क्योंकि हमारे साथ में पेट्रोल कर्मी भी हैं। भाई साहब इधर आइएगा। पेट्रोल कर्मी हैं, उनसे पूछता हूं मैं कि आखिर में क्या डीजल के दाम पहले जो थे उससे कहीं सीधे तौर पे अंतर है? डीजल के दामों में इसके पहले भी कभी बढ़ोतरी ऐसी देखने को? कभी बढ़ोतरी नहीं होती। पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल महंगा हुआ है। पेट्रोल सस्ता है, डीजल महंगा हुआ है। पेट्रोल, और इसके असर कुछ देखने को मिल रहा है? असर देखने को ये मिल रहा है, सुबह से आप भी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, कोई गाड़ी नहीं आ रही है जी। महंगाई की वजह से कोई गाड़ी नहीं आ रही है। और यहाँ जो डीजल लेने वाली थी वो कह रही हैं कि यहाँ से सस्ता नोएडा है, हम नोएडा तक जाते हैं, वहीं लेंगे। यहाँ क्यों लेंगे? तो सीधे तौर पे कहा जाए कि डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं, और क्योंकि एनसीआर रीजन्स में जो दूसरी जगह, दिल्ली को छोड़ करके दूसरी जगह पे डीजल सस्ता होने की वजह से इन लोगों के जो दिल्ली में डीजल भरवाने वाले भी कम आते हैं यहाँ पे, और इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ ही साथ आम जनता के लिए भी कहीं सीधे तौर पे कहा जाए कि डीजल के दाम बढ़ने की वजह से महंगाई की मार झेल रहे हैं। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। लगातार बढ़ रहे तेल के दामों के बीच आज जनता को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। आज पेट्रोल के दामों में इजाफा नहीं हुआ है, हालांकि डीजल के दाम बढ़े हैं। आज पेट्रोल के दाम कल की स्थिति में ये है। पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 81 रुपये 9 पैसे हैं। कल भी पेट्रोल के यही दाम थे। हालांकि डीजल के दाम में जरूर इजाफा हुआ है।
37 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल के दाम बढ़े हैं और आज जो मौजूदा वक्त में डीजल की कीमत है वो 72 रुपये 24 पैसे हो गया है। जिस तरीके से तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आम लोगों की चिंता भी बढ़ रही है क्योंकि उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं तो थोड़ा सा राहत की खबर ये जनता के लिए ज़रूर कहेंगे। हालांकि डीजल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और आज भी 37 पैसे डीजल के दाम बढ़ गए हैं, जिसके चलते जो मौजूदा वक्त में रेट है वो 72.24 पैसे प्रति लीटर यानी 72 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर डीजल के दाम पहुंच चुके हैं। हालांकि जनता को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये दामों में कुछ कमी होगी तो उन्हें राहत भी मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये दाम बढ़ते चले जा रहे हैं ऐसे में आम लोगों की चिंता भी बढ़ रही है। कैमरा से अमरीश भट्ट के साथ कुलदीप ने जी मीडिया देहरादून। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका भी हम तारुफ करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं NSUI के नेशनल प्रेसिडेंट नीरज कुंदन जी और साथ ही साथ फ़ोन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं राहुल लाल जी। हम दोनों मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और पहला सवाल राहुल लाल जी से यही है कि राहुल लाल जी, आप सियासी तज्जियाकार हैं, बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किसी भी मुद्दे का करते हैं। 18 दिन से लगातार तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जिस तरह से मुल्क के हालात हैं, कोरोना के वबा के दौरान कारोबार ठप हो चुके हैं, लोगों की रोजी रोटी पर सवाल पैदा हो गया है। ऐसे हालात में ये जो महंगाई का बोझ अब जो सामने आएगा तो उससे आवाम कैसे सामना करेगी? जिस तरह से कोरोना के लॉकडाउन के बाद हम लोग देख रहे हैं कि लगातार तेल के मूल्यों में वृद्धि की जा रही है, वो काफी आश्चर्यजनक है। 18 दिनों में डीजल के मूल्यों में 10 रुपये 48 पैसे और पेट्रोल में 8.5 रुपये की सीधी सीधी वृद्धि हो चुकी है। स्थिति क्या है? सबसे पहले हम लोग देखें अगर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार को, अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में तेल के मूल्य लगातार काफी नीचे बने हुए हैं। और यहाँ मैं तो यहाँ तक कहूंगा, दर्शकों को बताऊंगा कि अप्रैल और मई के शुरुआती फर्स्ट वीक तक तो तेल के मूल्य निगेटिव में थे। भारत में उस समय भी पता नहीं चला लोगों को कि यहाँ पे कि निगेटिव तेल मूल्य क्या होता है। निगेटिव तेल मूल्य का मतलब ये था कि आप तेल भी लीजिए साथ में कुछ पैसे भी लीजिए। तो ये ऐतिहासिक स्थिति पूरे दुनिया में बनी थी और हमारे तेल कंपनियों ने उस समय भारी मात्रा में तेलों का भंडारण भी किया था। तो तेल के सस्ते मूल्य पे इन लोगों ने काफी रणनीतिक रूप से भंडारण किया। अब स्थिति क्या बनी हुई है आज के डेट में? आज के डेट में स्थिति ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार है दोनों अपने अस्तित्व के लिए एक तरह से डीजल और पेट्रोल के मूल्यों पर निर्धारित हो गए हैं। आज डायरेक्ट टैक्सेस जितने हैं, क्योंकि देखिए हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही निचले स्तर पे चल रही है इस समय, तो सरकार के रेवेन्यू के जो डायरेक्ट टैक्सेस है, मान लीजिए वो लोगों के काफी कम है। लोग बाजार में सामान भी कम खरीद रहे हैं या कुछ भी चीज उस तरह के कम कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी गवर्नमेंट के घट रहे हैं। तो वैसे स्थिति में केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपने आय के लिए तेल के ऊपर निर्भर हो रहे हैं। जबकि इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान इतना ज्यादा है तो जैसे डीजल के दाम काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही स्वर्णिम स्वप्न है कि 2022 तक में किसानों की आय को डबल करना। कृषि क्षेत्र में डीजल का कितना महत्व है वो बताने की जरूरत नहीं है। चाहे किसी को ट्रैक्टर यूज करना हो, सिंचाई के लिए लोग यूज कर रहे हैं अभी भी, तो किसानों के ऊपर तो ये बिल्कुल ही कुठाराघात है। जबकि हमारा एग्रीकल्चर जो हम लोग को जो किसानों की आय को जो डबल करना था, उसके लिए अशोक गलवाई कमेटी का गठन किया गया था माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, और उसने कहा था कि हमें एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 12% पे रखना पड़ेगा। और अभी भी जब लॉकडाउन चल रहा है, तमाम तरह की चीजें चल रही है, एग्रीकल्चर ही है जो अपने बल पे खड़ा है और कुछ गतिविधियां वहां पे हो रही है। ऐसे स्थिति में किसान के ऊपर तो बहुत ही जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। दूसरा चीज, जो हमारा मध्यम वर्ग है, यानी सारा ढुलाई पेट्रोलियम पदार्थों के द्वारा होता है, तो इसके पूरे जो स्ट्रक्चर है, यानी कि लोगों के पॉकेट में पैसे नहीं है, हमारे पॉकेट खाली पड़े हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा हमसे ज्यादा जो है कि तेल का दाम वसूला जा रहा है, इससे महंगाई बढ़ रही है। पॉकेट खाली, बाहर महंगाई। तो एक इस विरोधाभास का सामना पूरे देश को करना पड़ रहा है। तीसरा सेक्शन जो बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है उद्योग जगत के लिए, उद्योग जगत के लिए देखिए, उद्योग जगत में यहाँ पे दोहरी मार है उसमें। एक तो देश में बहुत सारे उद्योगों में पेट्रोलियम पदार्थ कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग होते हैं, यानी उसका आपने लागत बढ़ा दिया। और बाकी जो दूसरे जो भी चीज उनके लिए कच्चा माल है, कहीं से भी वो ला रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से या कहीं से भी आ रहे हैं,
तो उसका परिवहन लागत भी बढ़ गया। जी। तो ऐसे स्थिति में जबकि अनलॉकडाउन की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, उद्योग जगत के पास समस्या ये है कि वो लेबर ढंग से नहीं उपलब्ध हो पा रही है, तमाम और दूसरी बहुत ज्यादा कठिनाइयां हैं उनके पास। वैसे में पेट्रोल ने एक अलग ही पेचीदा सवाल उत्पन्न कर दिया है। बिल्कुल। हमारे साथ एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट नीरज कुंदन जी भी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आपसे सवाल है, जैसे अभी आपने सुना कि किस तरह से राहुल लाल जी पूरा इसका एनालिसिस कर रहे थे कि अलग अलग तबके में अलग अलग सेक्टर पर किस तरह से मिडिल क्लास पे असर पड़ेगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, डीजल का दाम बढ़ा है तो खेती में, एग्रीकल्चर में इसका असर सीधे तौर पर पड़ेगा, उद्योग जगत पर, कारोबार जगत पर इसका असर पड़ेगा। ये लगातार लॉकडाउन में अगर इस तरह से, जबकि वर्ल्ड मार्केट में आप देखेंगे तो कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है, ऐसे में तेल की कीमतों से बढ़ने से मुल्क के अवाम पर कितनी परेशानी बढ़ेगी? देखिए, मैं तो कहूँगा कि ये एक किस्म का कहर जिस तरीके से हम कहते हैं वो आकर ये जो है आम जनता पर और गरीब जनता पर पड़ेगा। आज कोरोना की महामारी में जिस तरीके से पूरा देश हमारा लड़ रहा था, और आज कहीं ना कहीं एक आम नागरिक या कोई भी एक गरीब आदमी इस देश में आखिरी लाइन में खड़े होने वाला आदमी यही सोच रहा था कि कहीं ना कहीं सरकार कोई ना कोई एक ऐसा कुछ स्कीम उनके लिए लेके आएगी जिसके तहत उनको जो है राहत मिलेगी। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि राहत देना तो बड़ी दूर की बात रही, और 18वीं बार जिस तरीके से इन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, तो ये बहुत ही भयानक चीज है। जिस तरीके से आप भी पहले कह रहे थे, ये सीधे सीधे जब भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जो मार है गरीब आदमी पर पड़ती है। जितने भी हमारे खाने पीने के जितने भी पदार्थ हैं उन सब पर ये सीधा डायरेक्ट जो है असर पड़ता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब यूपीए की सरकार थी तो तब इसी पेट्रोल और डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी थी वो 8 रुपए थी। आज वो 8 रुपए से सीधे 22 रुपए तक जो है वो उसकी एक्साइज ड्यूटी जो है वो लेकिन नीरज जी, लेकिन यूपीए सरकार में इतना आपने सब्सिडी का बोझ इतना लाद दिया कि उसका नतीजा अब दिखाई दे रहा है, मोदी सरकार को तेल की कीमतों को बढ़ाना पड़ा। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, अगर गरीब जनता के हित में हम सब्सिडी दें और उसका कहीं ना कहीं सीधा सीधा जो उसका फायदा जो है गरीब जनता को मिले, तो मुझे लगता है कि ऐसी सब्सिडी मोदी सरकार को भी देनी चाहिए। अगर ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन जो है वो वेव ऑफ कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आज इनको यहाँ पे सोचना चाहिए। आज इनको ये देखना चाहिए कि ये जिस तरीके से डीजल के रेट, आज तक कभी डीजल के रेट इतने नहीं बढ़ाए गए हैं। अगर आप यूपी की सरकार भी देखेंगे, क्योंकि डीजल के रेट का बढ़ना का कहने का मतलब ये होता है कि सीधे सीधे किसान की कमर पर जो है ये लात मारने वाली बात है। और किसान की कमर पर जब आप लात मारेंगे तो कहीं ना कहीं इस देश की जो जनता है, जो गरीब जनता है, ये उसको अंधकार में मुझे लगता है कि झोंकने वाली बात है। और बड़ी बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है। ये वही तो भाजपा की पार्टी है जब कहती थी बहुत हुई डीजल और पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो इसके लिए क्या देश की जनता ने इन्हें चुना था? मुझे लगता है बड़ी शर्मनाक बात है। और मैं बीच में हंस भी रहा था, मुझे काफी हंसी आ रही थी कि जब आप ही के रिपोर्टर रिपोर्टिंग करते हुए बता रहे थे कि एक राहत की बात है। आज एक राहत की बात यह कि पेट्रोल के जो प्राइस हैं वो बढ़े नहीं है। तो देखिए आज क्या दिन आ गए हैं। आज ये दिन आ गए कि अगर एक दिन भी पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ रही है तो हम इसे राहत समझ रहे हैं। ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये आज हमें समझना पड़ेगा। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके पूरे दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जी सलाम के दर्शकों के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, आज ये समय था, आज जब कोरोना की महामारी चल रही थी तो आज भाजपा की जो सरकार थी उन्हें आगे आकर ऐसी चीजें लानी चाहिए थी जिससे सीधे सीधे गरीब जनता जो है उसे फायदा हो। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जब ये 1 रुपए तक भी पेट्रोल और डीजल में बढ़ाते हैं तो सरकारी खजाने में 13,000 करोड़ से 14,000 करोड़ रुपए का सालाना जो फायदा जो है सरकार को वो मिलता है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि सरकार जो है वो टैक्स ना ले, लेकिन इतना ज्यादा टैक्स, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, आज हमारा देश जो है पूरे विश्व भर में 270% 270% जो टैक्स है हमारे पेट्रोल और डीजल पे लग रहा है।
अगर मैं इसकी बात करूं तो पूरे विश्व भर में आज हमारा जो देश है वो पहले नंबर पर आकर खड़ा हो गया है, जो पेट्रोल और डीजल पे जो है सबसे ज्यादा टैक्स लगा रहा है। ठीक है, 18 रुपए में हमें पेट्रोल मिल रहा है और उसके ऊपर 49 रुपीस का हम टैक्स लगाकर आगे देश की जनता को देने का काम कर रहे हैं। ठीक है। राहुल लाल जी हमारे साथ हैं। राहुल लाल जी, जो ये कहा जाता है कि यूपीए की सरकार के दौरान इतना ज़्यादा सब्सिडी दी गई कि उसका बोझ बहुत ज़्यादा था, उस वजह से तेल की कीमतों को धीरे धीरे करके बढ़ाया जा रहा है। देखिए, ये तर्क काफी कमजोर है। ये तर्क इसलिए कमजोर है कि उस समय जिस समय यूपीए ने तेल की कीमतों में बढ़ाया था और आज के दर पे वो तेल की कीमतें चल रही थी, तब तेल $140 प्रति बैरल होता था। अभी आप अगर पूरे दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, तेल की सबसे हाईएस्ट कीमत पे अगर हम लोग तेल खरीदने के लिए निकल जाएं, तो मैक्सिमम 37, 38 या $39 प्रति बैरल तक पे हमारी गाड़ी रुक जाएगी। यानी अगर हम बहुत महंगा तेल भी खरीदने का प्रयास करें तो इसमें कम से कम $100 प्रति बैरल का अंतर सीधे दाम में है। तो इस सरकार को तेल बहुत ही सस्ते मूल्य पे मिल रहा है। वो जो पुराने जो सब्सिडीज दिए हैं उनको मेकअप करने के लिए काफी पहले ही वो राशियां पर्याप्त थी। लेकिन देखिए, मुख्य समस्या जिस जगह पे था, मैं उसी जगह पे आ रहा हूँ कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों अपने अर्थ प्रबंधन को लेके तेल के ऊपर निर्भर हो रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि 2017 में देश में वैट आ गया, लेकिन उस वैट के दायरे में जो है कि उसमें डीजल पेट्रोल को नहीं डाला गया। तब भी समझ में आ रही थी उस समय स्थितियां, लेकिन अभी जबकि हम लोग एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित स्थितियों में हैं। देश हम लोगों का ग्रोथ रेट अगर इस समय जो माना जा रहा है कि वो -10 से -15 के बीच में कहीं पे हम लोगों का ग्रोथ रेट है इस समय। और जब जनता के पॉकेट बिल्कुल खाली हैं, जनता ने लॉकडाउन नहीं लगाया था, जनता के ऊपर लॉकडाउन लगाया गया था। जो लॉकडाउन सफल रहा विफल रहा वो अलग डिबेट का मुद्दा है। हम लोग घरों से बाहर नहीं निकले, उनके पॉकेट खाली हैं, ऊपर से डीजल पेट्रोल के दाम। इसके देखिए ताजा स्थितियां क्या आ गई इसमें। वर्ष 2011 के अक्टूबर 2011 के बाद से भारत में सबसे ज्यादा कम तेल का आयात हुआ है। स्थिति सोचिए कितनी भयावह है। सबसे कम तेल का हम लोगों ने आयात किया है मई 2019 में। अप्रैल में भी अब्बास साहब, अप्रैल में भी लॉकडाउन था और मई में भी लॉकडाउन था, लेकिन अप्रैल की तुलना में मई में तेल के खपत और कम हुए। जून के जब आंकड़े आएंगे तेल के खपत और कम हो जाएंगे। आप तेल को अगर इतना ज्यादा महंगा बनाइएगा तो इंडस्ट्रीज नहीं यूज करेंगी, वो इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, वो तेल यूज करने में सक्षम नहीं है। वो अभी भी दिल्ली से जरूर नारे दे दिए जाते हैं 24 घंटा बिजली के लिए, लेकिन आप किसी भी उद्योगपति से जाके पूछिए, कम से कम जो एमएसएमई से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अपने जनरेटर शेड भी तैयार रखने होते हैं। तो ऐसी स्थितियों में इतनी महंगी हालत को हमारा उद्योग भी सहने में सक्षम नहीं है। देश में महंगाई बढ़ेगी, उस बोझ को कैसे जनता सहेगी? बिल्कुल। हमारे साथ बीजेपी तर्जुमान हरिहर रघुवंशी जी भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरिहर जी। आप पर सवाल उठ रहे हैं, सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। अभी हम रिपोर्ट दिखा रहे थे तो लोग आज 18वें दिन जब तेल का दाम बढ़ा, डीजल का, तो लोगों ने कहा कि आज राहत की बात यह है कि पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा। यानी ये नौबत आ गई है, ये हालात पैदा हो गए हैं। देखिए, सवाल उठाना सबसे आसान काम है। सवाल विपक्ष में रह के लोग उठाते हैं, उनका है। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं, जो भारत की इकोनॉमी है, उसके विषय में भी उनको सोचना चाहिए। जो सवाल उठा रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। अगर तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो तेल की कीमतें घटी भी है। अगर हम पैसे में बढ़ाए हैं तो हम कई रुपए में घटाए भी हैं। और तेल की कीमतें सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर और बढ़ती हैं। जनवरी में भारत के बाजार में जो भारत का बास्केट है उसमें कच्चे तेल की जो लागत थी जी, वो $70 पर बैरल थी। अप्रैल में वो $17 पर बैरल हो गई। दूसरी जो सरकारें हैं उनके कंपेरेटिवली तेल की कीमतें बहुत कम घटी हैं और बढ़ी है। माफ कीजिएगा, हमने घटाने का प्रयास किया है। हम जनता पे वोट नहीं डालना चाहते, लेकिन भारत की इकोनॉमी को भी देखना है, भारत की अर्थव्यवस्था को भी देखना है, उसको भी सुदृढ़ करना है। तो सवाल तो यही उठ रहा है ना सर कि दूसरे क्षेत्र का घाटा कम करने के लिए आप दाम बढ़ाते हैं तेल का। अगर आज पैसों में बढ़े हैं तो कल रुपयों में घट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बढ़ गया तो बहुत बड़ा बोझ हो गया। आज देश किन परिस्थितियों में से गुजर रहा है, आलोचना करने वालों को
इस विषय पे भी सर सवाल तो यही है ना, देश जिन हालात में गुजर रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, पॉकेट खाली है, जेब खाली है, खाने को नहीं है, रोटी नहीं है, तो तेल कैसे खरीदेंगे? किसान क्या करेगा? अनाज कहां से पैदा होगा? नहीं, हम सरकार को भी पता है, उन परिस्थितियों का पता है। उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए सरकार, आप देखिए, तमाम सारी व्यवस्थाएं कर रही, किसानों के लिए कर रही है, मजदूरों के लिए कर रही है, व्यापारियों के लिए कर रही है। इन तमाम परिस्थितियों के बाद भी अगर बहुत ज्यादा मजबूरी सरकार की नहीं होगी तो सरकार तेल के दाम नहीं बढ़ाएगी। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती तो पैसों में नहीं, कई रुपयों में तेल की कीमतें बढ़ती। हमने बहुत नियंत्रण किया। अगर ठीक है, ठीक है सर, आप बने रहिए, आपके पास आएंगे। ठीक है, हमारे साथ नीरज कुंदन जी भी हैं, NSUI के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। नीरज जी, हरिहर जी दावा कर रहे हैं कि अगर मोदी सरकार नहीं होती तो पैसों में नहीं, रुपयों में कीमत बढ़ती, और उन्होंने कहा कि जब कीमत बढ़ सकती है तो घटाई भी जा सकती है। यानी उन्होंने उम्मीद दिलाई है, भरोसा दिलाया है कि हालात ऐसे हो गए हैं कि तेल की कीमत बढ़ानी पड़ रही है, लेकिन घट भी सकती है। परेशान होने की, घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर मोदी सरकार नहीं होती तो ये रुपयों में कीमतें बढ़ती। बिल्कुल परेशान होने की और घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है इनका ये इशारा जो है वो अडानी और अंबानी जी के लिए, जो इनके मोदी जी के दोस्त हैं, उनके लिए जरूर इशारा हो सकता है कि घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आम जनता के लिए और जो गरीब जनता है, किसान, उसके लिए घबराने वाली और चिंता का विषय जरूर है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं आज, कि जो हमारे माननीय स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो तब 147 यूएस डॉलर तक जो है, बैरल तक जो है, हमने कच्चे तेल की जो है कच्चा तेल लिया, और उसके बावजूद 147 में लेके उसको हमने 70 या 75 रुपए तक बेचा। तो आम जनता जो है वो देश की जनता जान चुकी है। आज जब सबसे ज्यादा रेट भी 40 यूएस डॉलर है और उसके बावजूद आप इसको इस रेट में दे रहे हैं, तो आज देश की जनता जान चुकी है कि किसने कितना सस्ता जो है पेट्रोल को दिया। अगर इनके टाइम पे कहीं 147 यूएस डॉलर तेल होता तो मुझे लगता है आज तो हमें 5,000 रुपए लीटर तेल यहाँ पे खरीदने को मिलता। तो ये चीज आज खासकर आज वो समय आ चुका है कि भाजपा के जितने नेता हैं, उन्हें उस समय जो जिस तरीके के ये नारे लगाते थे, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, आज इनको उसके लिए जो है माफी मांगनी चाहिए। और इनको मैं फिर से ये पॉइंट जो है दोहराना चाहूंगा और इनको याद दिलाना चाहूंगा कि आपके राज में देखिए, जो माफी मांगने वाली बात है, अगर यूपीए के पूरे कार्यकाल में जाइएगा तो माफियों की घड़ी लग जाएगी ना। भारत पहला ऐसा देश बन गया है जहां पे पेट्रोल और डीजल में सबसे ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। 270% जो है वो टैक्स लगाया जा रहा है। आज सरकार को चाहिए था कि जो गरीब जनता है हमारी, जो कोरोना की महामारी से लड़ रही थी, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली है, आज उनको राहत की कहीं एक आस की ओर सरकार की ओर देख रहे थे। 20 लाख करोड़ के बड़े बड़े आपने पैकेज अनाउंस किए थे। आज उन्हें लग रहा था कहीं ना कहीं उनको लाभ होगा, लेकिन लाभ होना तो बड़ी दूर की बात नहीं। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोज बढ़ रही हैं, और खासकर डीजल की कीमतें जिस तरीके से बढ़ रही हैं, ये उसी तरीके से सीधे किसान की कमर तोड़ने की जो बात कर रहे हैं। और किसान की कमर जब आप तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल यहाँ वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो इस पर चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ जुड़े थे हरिहर रघुवंशी जी, बीजेपी तर्जुमान, उनको जाना है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बात की। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये चर्चा जारी रखेंगे। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं कि तेल के बेतहाशा दाम बढ़ रहे हैं, रोजाना दाम बढ़ रहे हैं, और इसका सीधा असर आम आवाम पर पड़ रहा है, लोगों की जेबों पर पड़ रहा है। लॉकडाउन में जिस तरह से हालात पैदा हुए हैं, कैसे इस महंगाई के बोझ को उठाएगी, बर्दाश्त करेगी आवाम। हमारे साथ नए मेहमान महेश वर्मा जी जुड़ गए हैं, उनका बहुत बहुत इस्तकबाल है, बीजेपी लीडर हैं। सर, आप ही से सवाल है कि ऐसे हालात में लॉकडाउन के दौरान जो ये रोज़ाना तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, और आज तो लोग कहते हैं कि आज अगर पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा, कीमत नहीं बढ़ी, तो आज तो बड़ी राहत की बात है। डीजल का बढ़ गया, पेट्रोल बच गया,
ऐसे हालात हो गए सर? नहीं, इससे भी बुरी हालात जो है कांग्रेस रूलिंग स्टेट और दिल्ली में हो गया, जहां पे डीजल कम हो गया, डीजल का दाम ज्यादा हो गया, पेट्रोल का दाम कम हो गया। ये पहली बार ऐसा हुआ है। राजस्थान में आप उठा के देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में उठा के देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, यहां जहां भी आप देखिएगा इन लोगों ने 32% के आसपास टैक्स में बढ़ोतरी करी है, जहां डीजल की कीमत जो है 82% बढ़ गया। आज इस जब कोरोना में लोग भयक्रांत हैं, जब लोग आक्रांत हैं, जब लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं, ये इस स्थिति का लाभ उठाते हुए कांग्रेस की सरकार, केजरीवाल सरकार जो है, ये लोगों के पॉकेट पे डाका डालने का काम कर रहे हैं साहब। ये बहुत बड़ा अपराध है। इस अपराध का खुलासा आज आप जी सलाम ने करके एक तरह से जनहित में बहुत बड़ा कार्य आप लोगों ने किया है। ये देश को, जनता को जानना चाहिए कि ये किस तरह से बीजेपी रूलिंग भी स्टेट है जहां पे 71 रुपए डीजल है ही नहीं, और ये जो है कांग्रेस जो है। अब्बास साहब जी, राहुल लाल जी, जी ये तमाम आप कांग्रेस रूलिंग गवर्नमेंट देख लीजिए, केजरीवाल का दिल्ली में देख लीजिए, आज की डेट में यहां तो पेट्रोल की कीमत जो है वो पेट्रोल की कीमत कम हो गई और डीजल की कीमत ज्यादा हो गई। और 16.25 का एक स्लैब था जो जीएसटी इसके ऊपर हमें इम्पोज करके, और ये जो डीजल और पेट्रोल बेचा जा रहा था, आज की स्थिति में उसको इन लोगों ने किस तरह से, कितनी बाजीगरी और किस तरह का हथकंडा इन लोगों ने इस सिचुएशन में, जब जनता जो है त्राहिमाम कर रही है, ऐसी स्थिति में क्या कर रही है ये सरकार? यही इनकी आदत है, हमेशा देश को लूट खसोट करने की जो इनकी मानसिकता है कांग्रेस की, उसका अगर कोई मतलब साक्षात कोई प्रमाण दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से कहूंगा कि ये डीजल पे 32% की बढ़ोतरी है। और यहां तो केजरीवाल सरकार की इस बढ़ोतरी पर कांग्रेस को साफ सूंघ गया, कुछ बोली ही नहीं। दिल्ली राहुल लाल जी से जवाब लेते हैं। राहुल लाल जी, जो अपराध जो है जी, राहुल लाल जी से इसका जवाब लेते हैं। आप तो सरकार पर सवाल उठा रहे थे, आप तो बता रहे थे कि किस किस जगह पर, किस किस क्षेत्र में कैसे असर पड़ेगा। अब महेश वर्मा जी ने तो खुद ही सवाल उठा दिए केजरीवाल सरकार पर, कांग्रेस सरकार पर, जिन जिन प्रदेशों में है। देखिए वही में, देखिए ये मामला ऐसा है कि इसमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का जगह नहीं है, फिर भी इन्होंने लगाया है तो मैं बताऊंगा। अभी इस समय देखिए दिल्ली में तो सबसे ज्यादा डीजल, एक तरह से जो डीजल के मूल्य बढ़े हैं वो दिल्ली में ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन अब जहाँ पे कि डीजल पेट्रोल बराबर है, और महेश वर्मा जी उसमें आपका राज्य भी शामिल है। स्थिति ये है जहाँ पे कि अब डीजल के मूल्य बड़े गुजरात, बहुत विनम्रता से आपसे पूछूंगा कि क्या मेरा सवाल जो है लाजमी है या नहीं? देखिए मैं ये ऐतिहासिक प्रवक्ता नहीं हूं, महेश जी आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था, सुन लीजिए फिर आप बोल लीजिएगा। देखिए अगर हम लोग अभी देखें तो अहमदाबाद, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, मैं आपका समर्थन कर रहा हूं, मैं आपको सहयोग कर रहा हूं कि आप जनता को कम से कम इस सच को, इस ये जो आज जो जी सलाम जो ये मुद्दा लेकर आया है उस पर सही सटीक और सही विश्लेषण आपका आ जाए। हाँ, मैं सटीक विश्लेषण ही रख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यानी कि जो सिचुएशन बन रहा है अभी, चाहे वो भाजपा प्रशासित राज्य है या कांग्रेस वाले राज्य हैं, कोई इसमें आगे पीछे नहीं चल रहा है अगर राज्यों के स्तर पे देखें, लेकिन इसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी केंद्र की भी थी। नहीं, माफ कीजिएगा, गलत बोल रहे हैं आप, गलत बयानी कर रहे हैं। नहीं, करेक्ट करिए। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप, एकदम झूठ बोल रहे हैं। पेट्रोल पे आपने एक्साइज ड्यूटी गलत बोल रहे हैं आप। मई में देखिए इसमें एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लगाती है, एकदम गलत बोल रहे हैं आप, सरकार लगाती है, सरासर झूठ बोल रहे हैं आप। गलत आप बोल रहे हैं। क्या बात आप कर रहे हैं यार? अरे भाई आप 71 रुपए का रेट है उत्तर प्रदेश में, वेबसाइट पे चले जाइए, सारे आंकड़े में 81 रुपए का रेट है राजस्थान में। सुन तो लीजिए आप मैं आपको चुनौती देता हूँ, या तो आप माफी मांगिएगा अपने इस झूठ के लिए, आप माफी मांगिएगा अपने इस झूठ के लिए। मैं अगर आपको साबित कर दूं इस चैनल पे, मई में पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल के ऊपर, आप उसकी बात छोड़िए, मैं पूछना चाहता हूँ, आज ज्वलंत सवाल यह है कि मैं कह रहा हूँ कि 16% जब बेड का प्रोविजन है तो वो 32% आज की डेट में केजरीवाल और कांग्रेस सरकार ने क्यों इम्पोज किया? इसको आप जस्टिफाई कर दीजिए। ये इनसे सवाल पूछिए ना, ये जो कांग्रेस के नुमाइंदे हैं इनसे पूछिए। कैसे कर दी सर? मई में एक्साइज ड्यूटी, सर मई में एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए पेट्रोल पे बढ़ी थी और 13 रुपए आपके डीजल पे बढ़ी। 6 मई को ये फैसला हुआ था जी।
हमारे साथ नीरज कुंदन जी भी लगातार बने हुए। नीरज जी, वो कितना महेश हुआ? वर्मा जी तो कह रहे हैं अरे कि सुनिए, वो महेश कितना वर्मा जी तो परसेंट कह रहे हैं हुआ? कि जो बीजेपी की सरकारें हैं वहां कम बढ़ी है, और ये हकीकत भी कह रहे हैं। वो हमने देखा है कि बहुत से लोग दिल्ली से तेल भराने नोएडा आ रहे हैं कि साहब यहाँ तो सस्ता मिल रहा है। 71 रुपए रेट है साहब। देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली में 71 रुपया है, आम 71 आदमी रुपया पार्टी डीजल की है। सरकार, तेल के जो कांग्रेस माइनस के पार्टी मूल्य की थे सरकार उसका लाभ नहीं लेने दिया महेश वर्मा जी। माइनस के जो नेगेटिव तेल मूल्य थे, दूसरी बात- देश वालों को पता ही नहीं चला। अब हमें बात करने दीजिए ना। जी हाँ, आप बोलिए। आप दूसरी बात, बिल्कुल सेंटर के पावर होती है कि वो एक्साइज ड्यूटी, जिस तरीके से मैंने बोला 2014 में जब यूपीए की सरकार थी 8 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी, आज जो बढ़कर 24 रुपए तक हो चुकी है। क्या ये मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, आप मुझे इस पे बताइए। उस समय पे 147 यूएस बैरल डॉलर के रेट पर हम कच्चे तेल की जो है आयात कर रहे थे। आज उसकी कीमत 40 यूएस डॉलर है। क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? और उसके बावजूद अब आप खुद ही बताइए, जनता को आप इतना बेवकूफ नहीं समझ सकते, जनता सब समझती है। उसके बावजूद कौन है जो पेट्रोल को और डीजल को जो है वो महंगा करके बेच रहा है? ये तो दूध का दूध और पानी की पानी वाली बात है। वो अलग बात है कि भाजपा जो है, चाहे वो विपक्ष में हो या पक्ष में हो, उन्हें हमेशा विपक्ष का ही रोल जो है लगता है प्ले करने वाला। आज भी वो अपनी गलतियां नहीं मान रहे कि आज जब मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, भाजपा की सरकार नहीं आई थी, तो बड़ी बड़े दावे किए जाते थे, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार क्यों नहीं इस एक्साइज ड्यूटी को कम करते? ये 24 रुपए तक जो ले गए हैं, 24 से 8 रुपए में लाइए। क्यों नहीं कम करते? ये उसको क्यों बढ़ा के रखा है इन्होंने? ठीक है महेश वर्मा जी, सवाल उठ रहा है कि एक्साइज ड्यूटी तो आप तय करेंगे, एक्साइज ड्यूटी मई में बढ़ा दी गई, और साथ ही साथ आप जब 147 डॉलर पर बैरल जब तेल था तब उसकी कीमत सस्ती थी, आज $40 पर बैरल तेल है, तो आज आसमान छू रही है कीमत। नहीं, ये गलत बयानी कर रहे हैं। पहली बात तो ये याद करें कि 2012 14 अप्रैल को क्या हुआ था। उस समय देश में 72 रुपया डीजल बिका। उस समय क्रूड ऑयल का रेट क्या था? ये तो मास्टर मतलब इनके नेता से लेके सारे ये जो है ना अभिनेता बने घूम रहे हैं कि कोई भी चीज को इतना ऐसे जनता और पब्लिक के सामने रखते हैं कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा जो है मोदी सरकार गलत काम कर रही है। अरे मोदी सरकार जो चीज कर रही है ना, वो सपने में भी कभी कांग्रेस सरकार ने ना किया, ना उस तरह की कोई चीज करने वाली है। आप याद करिए, ये जितनी भी व्यवस्था है आज के डेट में ज्वलंत, आज सुनिए इनको बोल दीजिए, राहुल लाल जी महेश वर्मा जी को बोलिए। ये चुप रहे, ये चुप रहे। जी हाँ बिल्कुल, आप बोलिए जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आज के डेट में ज्वलंत मुद्दा, ज्वलंत सवाल ये नहीं है। इन्होंने सारी चीजें गिना दी, क्रूड ऑयल इस टाइम ये था। आज एवरेज अगर देखा जाए कि एवरेज वर्ल्ड वाइड जो डीजल का रेट है साहब 66 रुपीज है। आप 230 देशों का एवरेज निकालिए, कहीं पे डीजल जो है 37 रुपया बिकता है, कहीं पे डीजल 122 रुपया बिकता है। लेकिन ओवरऑल जो डीजल बनाने और बेचने में जो खर्चा आता है उसका ऑन एवरेज गूगल पे निकालिए कि डीजल का प्राइस आज के 22 जून का जो है गूगल पे डालेंगे, 22 जून का प्राइस डीजल का क्या है, 66 रुपीज है। मेरा सिर्फ क्वेश्चन यह है, सवाल यह है, आज ज्वलंत मुद्दा यह है कि कांग्रेस और केजरीवाल सरकार ने ऐसी स्थिति का लाभ उठाने के लिए क्या लोगों के पॉकेट में हाथ डालने का ये जो काम कर रही है 32% का जो ये बैट बढ़ाकर, ये क्या मतलब बनता है? इसका कारण तो कोई बताए। जब आपको केंद्र सरकार मदद कर रही है, कोरोना में हर तरह का आप पैसे ले रहे हैं, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे कोई आपका एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा है, फिर आप इस तरह की चीजें आप कह रहे हैं कि हमारे जीएसटी घट गई। आपके जीएसटी घट गए तो आपके खर्चे भी कम हो गए। आपके अगर खर्चे कम हुए आप वो बता नहीं रहे हैं, आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये तो एक तरह से डांका डालने का काम किया है केजरीवाल और कांग्रेस गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर सवाल उठाना चाहिए। राहुल लाल जी मुझे इसको थोड़ा समझाइए। महेश वर्मा जी जो बार बार
कांग्रेस की जो सरकारें हैं जिन प्रदेशों में, जिन रियासतों में, उस पर सवाल उठा रहे हैं और केजरीवाल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ये थोड़ा सा इसको 82 रुपया डीजल, इसको समझाइए। हमें उनको भी बोल दीजिए कि मेरे बीच में बोले नहीं। हाँ, नहीं, आप बोलिए जी। बिल्कुल। हाँ, अभी बड़ी बातचीत की गई यहाँ पे कि भाई जीएसटी को लेके उन्होंने कहा कि जीएसटी कम हो गए, खर्चे कम हो गए होंगे। 2017 में जब जीएसटी आया था तो 5 साल तक जीएसटी के कंपेंसेशन की पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार के ऊपर थी, और इन्होंने जीएसटी को लेकर जो रिटर्न, इनको जो कंपनसेशन देने थे नवंबर के बाद से अब तक राज्य सरकारों को नवंबर के बाद का भुगतान नहीं किया है इन्होंने। ये तो पहले इनको जीएसटी के बारे में मैंने ज्ञान दे दिया कि राज्य सरकारों के नवंबर के बाद के दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कोरोना के पहले के पीरियड के भी पैसे बचे हुए हैं जो उनका संवैधानिक अधिकार है। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस और बीजेपी शासित राज्यों के बीच जितना बड़ा अंतर बीजेपी को बताना चाह रहे हैं, वैसा बड़ा अंतर नहीं है वैट के मामले में भी। मैं वैट पे ही चर्चा कर रहा हूँ। फिर भी आप देखिए, मैंने पहले भी कहा क्या मैंने 2 राज्यों को लिया है। क्या बोल रहे हैं? मैं आप सुन तो लीजिए, जवाब सुनिएगा तभी तो पता चलेगा। महेश वर्मा जी, आप फिर जवाब दे लीजिएगा पहले। मैंने आपके बीच में नहीं कहा था, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस और बीजेपी शासित राज्यों में बहुत बड़ा अंतर नहीं। और उदाहरण मैं दे रहा हूँ बार बार, आपका प्रिय विकास मॉडल जो भारतीय जनता पार्टी का विकास का मॉडल है, गुजरात को देख लीजिए, और आपने छत्तीसगढ़ का कहा, मैं छत्तीसगढ़ को भी कह रहा हूँ। दोनों जगह एक तरफ आप देख लीजिए, डीजल के मूल्य बराबर पे खड़े हैं और डीजल पेट्रोल के मूल्य भी लगभग बराबर पे खड़े हैं, जो आगे बढ़ जाएंगे आगे। तो ये उसी तरह से आप, मैं कांग्रेस और बीजेपी के अतिरिक्त मैं एक नवीन पटनायक का भी राज्य, एक तीसरा राज्य भी ले लेता हूँ, वहां पे भी स्थिति इसी रूप में बनी हुई है। तो ये जो प्रयास है, देखिए इस प्रयास के मामले में केंद्र सरकार को अपने एक्साइज ड्यूटी में छूट देनी पड़ेगी और राज्यों को अपने वैट को कंट्रोल करना पड़ेगा। कहा क्या तर्क दिया जा रहा है कि हमको अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, इसलिए हम, केंद्र सरकार भी यही तर्क दे रही है, राज्य सरकार भी यही तर्क दे रही है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम तेल के दाम बढ़ा रहे हैं। अब आप बताइए इस तर्क को कैसे स्वीकार किया जाए? कोई भी आदमी नहीं, ये केंद्र सरकार का इन्होंने कहाँ सुन लिया ये? केंद्र सरकार, अरे इनको पूछिए कि कहाँ इन्होंने सुन लिया कि केंद्र सरकार ये तर्क दे रही है? ले जाइएगा, देखिए मेरे पास तो स्टेटमेंट है, देखिए 14 सितंबर 2013 ये गलत बयानी क्यों कर रहे हैं भाई आप कौन होते हैं केंद्र सरकार की इस बात को तस्दीक करने वाले? तो आप कौन होते हैं? ये तो आप गजब बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ये कह रही है कि पेट्रोल का और डीजल का रेट हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमें हमारी जीएसटी रिकवरी के लिए हमें ऐसा करना है। मैं कह रहा हूँ कि जब दुनिया में, नहीं सर, ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोरोना के दौरान जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, ये सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल उठेंगे, इसलिए उठेंगे कि इनके सवाल ये है साहब कि ये केंद्र सरकार ने कब कहा? केंद्र सरकार ने कब कहा? ये कोई आपने स्टेटमेंट आया, कोई वक्तव्य केंद्र सरकार ने नहीं कहा सर, आपको सुनाई पड़ा? ये जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है, सर केंद्र सरकार ने नहीं कहा, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता जी, आप हमें केवल एक लाइन, ये सवाल उठाना अलग बात है, लेकिन ये कुछ और बोल रहे हैं। मैं कुछ और नहीं बोल रहा हूँ। आप अपने अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए तेल के ऊपर आप बढ़ा रहे हैं। डीजल और पेट्रोल दोनों के ऊपर अभी केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी 280% लगा रही है। आप देख लीजिए। नहीं, 280% नहीं, लाल साहब, आपको मैं आप उस तथ्य को नहीं बता रहे हैं। जी सलाम के दर्शकों को उन तथ्यों को बताइए जो फार्मूला, जो फॉर्मेट पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बेचने के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने तय किया, उस फार्मूले से आज जो है उस लेवी से जो सब्सिडी दी जाती थी, डीजल पे सब्सिडी दी जाती थी, वो किसने हटाया? मुझे आप बताइए। मैं आपसे पूछता हूं, किसानों को जो सब्सिडी मिलती थी वो किसने हटाया? मेरा ज्वलंत सवाल है। मैं आपके सवाल का सीधा जवाब दे रहा हूँ। प्रत्येक दिन तेल के मूल्य घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब आप बता दीजिए कि क्या अभी तेल के मूल्यों को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से के बराबर उसको लिंक किया गया था? जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम गिर रहे हैं तो फिर भारत में क्यों नहीं गिर रहे हैं तेल के मूल्य? आप ही बता दीजिए, क्यों प्रत्येक दिन, आखिर 18 दिनों से तेल के दाम नहीं बढ़ रहे? राहुल जी, मैं छूटते के साथ सवाल ये किया था, मुझे ये समझा दीजिए कि 62% की जगह 32% टैक्स लगाने का कोई कारण, कोई वजह सरकार को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए? बतानी चाहिए ना, नहीं बता रही ना आपकी सरकार कोई वजह नहीं बता रही है। और अप्रत्याशित रूप मेरी सरकार कहीं लागू ही नहीं की है। यही तो झूठ बोल रहे हैं आप, यही तो बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं आप यहाँ इस चैनल पे बैठ के और झूठ बोलिए और मैं सुनता रहूं। जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ। तेल के मूल्य जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिर रहे हैं
और आपकी सरकार कोई जिम्मेवारी नहीं है। आप अगर माफी अगर मैं जी सलाम के अपने एंकर से मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा जी, इनको ये निकाल के दिखा दीजिए और इनसे माफी मंगवाइए झूठ बोलने के लिए। सीधी सी बात यह है कि जब इंटरनेशनल बाजार में तेल की कीमतें बढ़ रही घट रही हैं तो देश में क्यों बढ़ रही हैं, एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ाई जा रही है, हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये सारे सवाल उठ रहे हैं, इसका जवाब लेंगे। बैनुल अक़वामी बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में जब तेल की कीमतें लगातार घट रही हैं तो देश में क्यों बढ़ रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ाई जा रही है। और एक सवाल और उठ रहा है कि पिछले साल जीएसटी कलेक्शन इस दौरान बहुत ज्यादा हुआ था, इस साल अप्रैल में बहुत कम जीएसटी कलेक्शन हुआ, उस पर भी बात करेंगे। क्या उसकी भी भरपाई के लिए तेल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, लॉकडाउन में जो घाटा हुआ उसके लिए तेल की कीमतें बढ़ाई जा रही। इन तमाम सवालों का जवाब देंगे ब्रेक के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आज का मुद्दा में हम तेल की कीमतें जो बढ़ रही हैं उस पर बात करें। हमारे साथ तमाम मेहमान, तमाम लीडरान मौजूद हैं। हमारे साथ नीरज कुंदन जी भी हैं, एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। नीरज जी, आप तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो अभी महेश वर्मा जी ने सवाल उठाए हैं कि जो कांग्रेस की सरकारों वाली जो रियासतें हैं वहां भी तो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, राजस्थान में तो तेल की कीमत बढ़ रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय महेश वर्मा जी जो बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक लाइन बोली थी, मैं वो जरूर उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, वो उसके बाद जवाब दे सकते हैं। उन्होंने बोला कि एक तो केंद्र की सरकार जो है कोरोना के समय में गरीबों को पैसा बांट रही है, तो मेरी हाथ जोड़ के उनसे विनती है, कहाँ पैसा बांटा जा रहा है हमें भी बता दीजिए, हम भी उस लाइन में इस देश की जनता को लगाना चाहेंगे। ये एक प्रश्न उनसे पूछ लीजिएगा। और दूसरी चीज पे मैं आता हूँ, मैं आपसे और हमारे आदरणीय महेश वर्मा जी को मैं 5 बारी क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, वो बार बार उस बात को स्टेट पे लेके आ रहे हैं कि जब सबसे ज्यादा रोल जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों को रेगुलेट करने का वो केंद्र के पास होता है। 2014 की बात कर रहे थे महेश वर्मा जी। अब मैं महेश वर्मा जी के सामने 2014 के आंकड़े लाना चाहता हूँ और आपके सामने भी लाना चाहता हूँ। अब आपके दर्शक डिसाइड करेंगे कौन सही है कौन गलत है। 2014 में जो कच्चे तेल की कीमत थी वो $160 थी, और उस समय जो भारत में थी वो 42 थी $, थी। और उसी समय पे जो हमारा पेट्रोल था वो यहाँ पे मई 2014 में 71 रुपीस में था, डीजल जो हमारा था वो 55 रुपीस में था। और आज की अगर आप उस चीज को कैलकुलेट करें, उस समय जब 2014 का समय था, उस समय एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल पे थी वो 9 रुपए 20 पैसे थी, 9 रुपए 20 पैसे। आज जो वो बढ़कर 32 रुपए 98 पैसे हो चुकी है। उस समय डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी थी वो 3 रुपए 46 पैसे थी, आज वो 31 रुपए 83 पैसे हो चुकी है। अब ये जो सभी एक्साइज ड्यूटी है, क्या ये केंद्र द्वारा नहीं लगाई गई है? अब इसको भी आप दिन के उजाले में अगर झूठ कहला देंगे तो देश की जनता जो है आज की डेट में जो है वो बिल्कुल समझदार है, वो आपका दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो देख सकती है। दूसरा, अंत में फिर से मैं विनम्रतापूर्ण महेश वर्मा जी से पूछना चाहूंगा कि वो पैसे कहां बांटे जा रहे हैं केंद्र की सरकार द्वारा। ठीक है महेश वर्मा जी, एक सवाल और उठ रहा है कि पिछले साल जीएसटी का जो कलेक्शन था वो 47,000 करोड़ था, अभी 6,000 करोड़ है, तो कहीं कलेक्शन में जो कमी आई है उसकी भरपाई के लिए तो नहीं ऐसा किया जा रहा है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये एक जो बात, ये जो एक तरह से भ्रामक जो एक भ्रांति फैलाने की कोशिश की जा रही है, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी इस चीज के लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि इस देश को किसी तरह से कोरोना काल की महामारी से बाहर निकालना है। आज 20 लाख करोड़ का पैकेज हम देते हैं, 2 लाख करोड़ का इनिशियल पैकेज देते हैं, कहीं तूफान आता है वहां जाके इमीडिएट हजारों करोड़ हम रुपया लगाते हैं, तो निश्चित रूप से पैसे की आवश्यकता तो होगी, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि लोगों के पॉकेट में हम उसमें ढाका डालने वाला काम नहीं करेंगे। जिस तरह की ये बढ़ोतरी है, अगर आप उस एक्साइज ड्यूटी की बढ़ोतरी को देख लें, और इन लोगों ने रातों रात ओवरनाइट 16% की जगह 32% कर दिया, आप उसको देख लें, दोनों में अंतर है।
आज अगर उस 16% पे रखा जाता तो ये डीजल का रेट 80 रुपए की जगह 70 रुपया होता, यानी 10 रुपया पर लीटर कम होता। आज ये जो है इसके वजह से जो महंगाई बढ़ेगी उस राज्य में, जहां पे लोग ऐसे ही मतलब त्राहीमाम हुआ पड़ा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, भूखे मर रहे हैं, मतलब इधर उधर भटक रहे हैं। आज की डेट में जिंदगी जीने के लिए जहां पे जद्दोजहद हो रहा है, वहां पे आप इस तरह का मतलब अपराध करने सरीखे ये काम है कि आप 16% की जगह 32% का टैक्स के साथ आप जो है वहां पे डीजल और पेट्रोल बेच रहे हैं, और कारण नहीं बता रहे हैं कि आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि अगर आपके खर्चे, आपने क्या ऐसा विकास का डेवलपमेंट इस कोरोना काल में किया जिसके ऊपर आपके पैसे खर्चे हुए, क्या ऐसा काम जो था जो कि आप करते रहे उसमें पैसे की आवश्यकता है। मैं आपको एक बात और बताऊं कि दिल्ली में 65,300 करोड़ रुपया 300 करोड़ रुपया जो है ना झूठ के प्रचार प्रसार में केजरीवाल सरकार ने फूंक दिया। इसके ऊपर किसी ने भी क्वेश्चन नहीं किया। 65,000 करोड़ रुपया बजट जो आवंटित है, ऑलरेडी है वो पैसा, वो आप कहां खर्चा करने जा रहे हैं ये कोई नहीं बता रहा है। अरे जब आपके खजाने में पैसे हैं, सब चीज है, आप इन फ्यूचर के लिए पैसा अभी से इकट्ठा करने की सोच रहे हैं, ये कितनी बड़ी बेईमानी है। जो फ्यूचर में आप आगामी बजट में आपके पास पैसा होना चाहिए, उस पैसे की वसूली के लिए आप इस तरह का लेवी लगा रहे हैं, इस तरह से आप डाका डाल रहे हैं लोगों के पॉकेट में। एक आखिरी सवाल, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि कारण क्या है कि केजरीवाल और कांग्रेस सरकार जो कांग्रेस आज ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आज सुने हैं कि युवा कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन किया, इनके नेताओं ने बड़े बड़े बोल बोले, आखिर में ये क्यों नहीं बोल पाते हैं कि भाई एक चीज मुझे बता दो कि 16% की जगह 32% जो टैक्स लादे हो, उसका कारण तो बता दो, क्या मजबूरी थी वो तो बता दो देश की जनता को। उस जनता से पैसा उनके पॉकेट से खींचने से पहले ये तो समझा दो। राहुल लाल जी के पास आते हैं। राहुल लाल जी, क्या रेवेन्यू कलेक्शन के लिए तेल सबसे आसान सा रास्ता है, हथियार है? बिल्कुल सबसे आसान रास्ता बनाया गया है, और ये बहुत ही दुखद चीज है। देखिए, महेश जी बार बार उठा रहे हैं अभी कि राज्य अपने राज्यों ने ऐसे कौन सा कोरोना पीरियड में क्या काम कर दिया और कहां पैसे खर्चे हो गए। अभी जब पेंडेमिक का सिचुएशन है, राज्य फ्रंट फुट पे, सारे स्टेट गवर्नमेंट फ्रंट फुट पे लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार घोषणा करती है, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ कि राज्यों का जो संवैधानिक अधिकार का पैसा है, जीएसटी के पैसा, वो तो केंद्र सरकार से दिया नहीं जा रहा है। आपने नवंबर के बाद से वो पैसे नहीं दिए हैं, राज्य सरकार के दूसरे खर्चे हो रहे हैं। अगर आप देख लीजिए, दिल्ली सरकार के भी 5,000 करोड़ रुपया जीएसटी के बकाया है, पंजाब के 6,000 करोड़ रुपया बकाया, उत्तर प्रदेश के भी बकाया है, सब जगह के बकाया पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार कहे वो मांग करे ना, मांगते क्यों नहीं है ना? आप ये बताइए ना, आप अभी जो तेल के मूल्य 18 दिनों में बढ़ रहे हैं, क्या ये राज्य सरकारों के टैक्स लगाने से बढ़ रहे हैं? ये आपकी तेल कंपनियां ये मूल्यों में वृद्धि कर रही है। आपके तेल कंपनियों में वृद्धि के कारण से 18 दिनों में ये वृद्धि हो रही है। आप कभी भी उस 10 रुपया और 13 रुपया जो वृद्धि की गई, तो मैं राहुल जी आपकी बात को बड़ी कर दूं, मैं आपकी बात को थोड़ा बड़ी कर दूं। अरे सुनो, मैं आपकी बात को बड़ी करके बात करूं, थोड़ा सुनिएगा। क्यों हो रहे हैं महेश जी? उसके बाद आप बोल नहीं पाइएगा एक शब्द भी। ये जो कांग्रेस के ये छदम प्रवक्ता के तौर पे आप बात करते हैं, ये आप क्लियर बोलिए कि आप कांग्रेस की तरफ से आते हैं? नहीं, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट है सर। गुजरात की स्थिति भी मैंने रखी है। तो आप क्यों साहब, मैं ये पूछता हूँ आपसे, क्या है और छत्तीसगढ़ के तेल के मूल्य क्या है? दोनों पार्टियों का रवैया एक ही जैसा है राज्य स्तर पे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 16% की जगह 32% टैक्स लगाना, गुजरात में आप बता दीजिए ना श्रीमान, कितना परसेंट लगा है? 80% क्यों लगा रहे हैं? अरे कितना लगा है गुजरात में? आपके झूठ का अभी पता चल जाएगा। ये हमारे ये सर, आप इनको जरा गूगल में खोल के दिखा दीजिए, आप अपने बैक टीम से बोलिए कि वो इनको निकाल के बता दे कि गुजरात में क्या रेट है। भारत के तेल को मूल्य को देख लीजिए। आप लोग राष्ट्रवादी लोग पाकिस्तान से तुलना करते हैं। आप ऑल एवरेज वर्ल्ड में इस समय डीजल का रेट 66 रुपीज है, 66 रुपीज है। 66 रुपया वर्ल्ड वाइड एवरेज रेट है इस समय डीजल का। 71 रुपया बीजेपी रूलिंग स्टेट में बिक रहा है, 81 रुपया कांग्रेस और केजरीवाल रूलिंग स्टेट में बिक रहा है। महेश वर्मा जी, सवाल ये है, डाका डाला जा रहा है, डकैती हो गई, महाघोटाला हो गया, उससे तेल के मूल्यों की तुलना करेंगे। महेश वर्मा जी, मेरा सवाल यह है कि आप भी उतनी ही
सख्ती के साथ विरोध कर रहे हैं तेल की कीमतों का, लेकिन जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो आप लोग सड़कों पर दिखाई देते थे, बीजेपी लीडरान सड़क पर दिखाई दे रहे थे। लेकिन अभी इस हाल में आप यहाँ पर तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये विरोध सड़कों तक नहीं है। साहब, ये सड़क की विरोध की बात नहीं है। मैं आपको फिर समझाना चाह रहा हूं, ये ऐसा काल है कि इस काल में इस तरह की कोई भी चीज करना, मैं समझता हूं कि आज के डेट में डीजल और पेट्रोल का, मैं तो इनकी राहुल लाल जी की बात बड़ी करता हूं कि हमने 18 दिन में एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ाई है वो हमारा फॉर्मेट नहीं था, वो मनमोहन सिंह जी का दिया हुआ फॉर्मेट है। कांग्रेस आज शर्मिंदगी महसूस करेगी अगर उसको ये अगर आईना दिखाया जाए कि ये काम तुमने शुरू किया था। ये फॉर्मेट हमारा नहीं है कि जैसे जैसे रेट बढ़ेगा उस तरह से कंपनियां अपनी रेट को कवर करेंगी। वो अपनी चीजों को कवर करने के लिए, उनके लिए जरूरी था, ये मनमोहन सिंह का इकोनॉमी था। एक बात। दूसरी बात, आज के डेट में हमने 18 दिन में बढ़ाए, अब देखिए ये बीच में जो है ना, ठीक है राहुल लाल जी, ये इनकी झंझनाहट और झल्लाहट से मेरी इनको चुप कराइए। अगर आपके दर्शकों को अच्छी बात समझनी है, जाननी है, और आप लोग कुछ अच्छे चीजों को, तो इनको चुप करा दीजिए। राहुल लाल जी, महेश वर्मा जी को बोल लेने दीजिए, हालांकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, वाइंड अप का वक्त हो गया है। मैं राहुल लाल जी कूद नहीं रहा था, आपके समर्थन में बात कर रहा था। मैं आपको कह रहा हूं कि राहुल लाल जी, आपकी बात 100% सही कि हमने 18 दिन में एक्साइज बढ़ा के जो है 14 रुपये कर दीजिए, 16 रुपये कर दीजिए। अब उसका जरा परसेंटेज निकाल लीजिए, जो हमारी एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है उसका परसेंटेज निकाल लीजिए, और जो केजरीवाल और कांग्रेस गवर्नमेंट में जो बैट का परसेंटेज है वो निकाल लीजिए। आपको अंतर समझ में आ जाएगा श्रीमान कि ये डकैती है, इस देश में डकैती की गई है, देश में डाका डाला गया, और आप जो है केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, हमारा वक्त खत्म हुआ है, आज के मुद्दा का वक्त खत्म हुआ। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। महेश वर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, नीरज कुंदन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल लाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमसे बात की और लोगों को अपने विचार से, अपने ख्याल से, अपने नज़रिए से, अपने अफकार से वाकिफ़ कराया। तो आज के मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ, क्योंकि अगला बुलेटिन है सलाम हिंदुस्तान।